हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत बॉन्ड्स ईटीएफ की। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि इसकी जो थर्ड ट्रांच है वो दिसंबर 3 को लॉन्च हो सकती है। इससे पहले इसकी दो ट्रांचेस लॉन्च हुई थी, एक दिसंबर 2019 में और दूसरी जुलाई 2020 में। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि भारत बॉन्ड क्या होता है और क्या इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई भारत बॉन्ड है क्या, तो भारत बॉन्ड एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ईटीएफ है। और ये ईटीएफ क्या होता है? तो बहुत ही आसान भाषा में आप ये बोल सकते हैं कि ईटीएफ एक म्यूचुअल फंड की तरह है। म्यूचुअल फंड में जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं और उस पैसे से जो फंड मैनेजर होता है वो या तो किसी कंपनीज के शेयर लेते हैं या कोई डेट इंस्ट्रूमेंट लेते हैं या कमोडिटी लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस टाइप का म्यूचुअल फंड है। ऐसे ही ईटीएफ में भी बहुत सारे इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं और जो कंपनी ईटीएफ को मैनेज कर रही होती है वो उससे या तो शेयर्स लेती है या डेट इंस्ट्रूमेंट लेती है या कोई कमोडिटी लेती है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस प्रकार का ईटीएफ है। बस इन इन म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में ये डिफरेंस होता है कि म्यूचुअल फंड को स्टॉक एक्सचेंज पे आप ट्रेड नहीं कर सकते, जबकि ईटीएफ को आप एक नॉर्मल जो शेयर होता है उसी की तरह स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकते हैं। जैसे अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो डे एंड की एनएवी होगी उस पे आपकी बाय और सेल होती है। लेकिन ईटीएफ को आप लाइव प्राइस, जैसे कि शेयर आप किसी भी सेकंड किसी भी मिनट में बेच सकते हैं ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स, ऐसे ही ईटीएफ को बाय और सेल कर सकते हैं आप ट्रेडिंग आवर्स में। इसके अलावा जैसे म्यूचुअल फंड के डिफरेंट टाइप्स होते हैं कि वो लार्ज कैप हो सकता है, स्मॉल कैप हो सकता है, और जिस टाइप का वो म्यूचुअल फंड है उसी में फंड मैनेजर, जैसे अगर लार्ज कैप फंड है तो लार्ज कैप कंपनीज में ही फंड मैनेजर इन्वेस्ट कर सकता है। सिमिलरली जो ईटीएफ होते हैं वो किसी ना किसी इंडेक्स से लिंक किए जाते हैं और उसको ट्रैक करते हैं। तो जैसे कि अगर निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 ईटीएफ होगा तो जो उसका पैसा है, उस ईटीएफ का जो पैसा है वो निफ्टी 50 के शेयर्स में ही इन्वेस्ट किया जा सकेगा। ऐसे अगर कोई सेक्टर स्पेसिफिक यानी कि बैंक निफ्टी का ईटीएफ है तो जो बैंक से रिलेटेड कंपनीज हैं उसी उसी में उसके पैसे को इन्वेस्ट किया जा सकेगा। सिमिलरली ये कमोडिटी ईटीएफ भी हो सकता है, जैसे कि गोल्ड ईटीएफ, तो उसका पैसा सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्ट किया जा सकता है, या कोई और अदर असेट जैसे कि अब सिल्वर ईटीएफ आने वाले हैं। तो ये एक ईटीएफ होता है। तो अब अगर भारत बॉन्ड की बात की जाए तो भारत बॉन्ड जो इनिशिएटिव है ये दीपम का है। दीपम मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। और जो भारत बॉन्ड ईटीएफ को जो कंपनी मैनेज करती है यानी कि फंड हाउस मैनेज करता है वो है ईडलवीज म्यूचुअल फंड कंपनी। तो अब अगर हम स्पेसिफिकली भारत बॉन्ड ईटीएफ की बात करें कि ये किस टाइप का ईटीएफ है, क्या ये किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है या किसी कमोडिटी में करता है या किसी डेट इंस्ट्रूमेंट में करता है। तो भारत बॉन्ड ईटीएफ डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है। तो अगर हमें इसका साइकिल समझना है तो जो डेट इंस्ट्रूमेंट में ये इन्वेस्ट करते हैं वो होते हैं पब्लिक सेक्टर के बॉन्ड। पब्लिक सेक्टर के बॉन्ड मतलब कि जैसे कि आप एनटीपीसी हो गए, कोल इंडिया हो गई, इंडियन ऑयल, एचपीसीएल, इस टाइप की जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, जब इनको पैसे की जरूरत होती है तो ये बॉन्ड्स इशू करते हैं। तो जो भारत बॉन्ड का पैसा है वो इन्हीं कंपनीज के बॉन्ड्स में लगाया जाता है। और इसकी एक फिक्स्ड मेच्योरिटी होती है, ऐसा नहीं है कि वो री इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। जब उसकी मेच्योरिटी होती है तो मेच्योरिटी के बाद ये पैसा आपको इंटरेस्ट के समेत वापस कर दिया जाता है। और इसको आप, जैसे कि ये ईटीएफ है, तो या तो आप शुरू में आप इसको ले सकते हैं प्राइमरी मार्केट से जब इशू होंगे, या फिर आप इसको सेकेंडरी मार्केट से, यानी कि जो पुराने इशू हुए हुए जो अगर कोई भारत बॉन्ड ईटीएफ है उसको आप सेकेंडरी मार्केट में एक शेयर की तरह भी ले सकते हैं। और इसकी अगर कुछ खास बातों की बात की जाए तो इसकी एक फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड होता है। तो जैसे कि अगर आप किसी डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें फिक्स मैच्योरिटी नहीं होता, जब तक आप उसको रिडीम नहीं करेंगे तो वो पैसा लगातार एक डेट इंस्ट्रूमेंट में जाता है, जब वहां से मैच्योर हो जाता है तो वो किसी और डेट इंस्ट्रूमेंट में डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी एक फिक्स मैच्योरिटी पीरियड होता है जो आपको, जब आप इसमें लेते हैं तो उसमें डिफाइंड होता है। और इसके अलावा इसमें ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट किया जाता है और वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज के बॉन्ड ही होते हैं, तो कहीं और इसको इन्वेस्ट नहीं किया जाता। और जो इसमें इन्वेस्ट किया जाता है इसको मेच्योरिटी तक रखा जाता है और जो भी इसमें इंटरेस्ट मिलता है इन बिटवीन उसको री इन्वेस्ट कर दिया जाता है।
और इसके अलावा जो 5% है इसका, इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रैप्स में भी इन्वेस्ट किया जाता है ताकि इसकी लिक्विडिटी मैनेज की जा सके। इन केस आपको बीच में बेचना है बिफोर मेच्योरिटी, तो वो लिक्विडिटी रहे, तो इसलिए इसका 5% हिस्सा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट किया जाता है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें जो भी पब्लिक सेक्टर बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जाता है उसकी जो मेच्योरिटी पीरियड होती है वो आपके भारत बॉन्ड की मेच्योरिटी पीरियड के बराबर होती है या उससे कम होती है, ताकि जब आपका ये भारत बॉन्ड मैच्योर हो तो कंपनी के पास आपको रिफंड करने के लिए पैसा हो। तो अब अगर बात करें लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो ऐसा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि जो भारत बॉन्ड बॉन्ड की थर्ड ट्रांच है वो 3 दिसंबर को लॉन्च की जा सकती है। और अगर ये लॉन्च होती है तो एक ग्रीन शू ऑप्शन होगी। ग्रीन शू ऑप्शन का मतलब होता है कि अगर ये ओवर सब्सक्राइब हो जाती है तब भी इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, यानी कि आप अगर इसमें अप्लाई करते हैं तो ये आपको अलॉट हो जाएगा। जैसे अगर आपने आईपीओ में देखा होगा कि कई बार आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं, वो ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, तो कई बार आपको पार्शियल अलॉटमेंट मिलती है, कभी कोई अलॉटमेंट नहीं मिलती। लेकिन इस केस में क्या होगा कि मान लो कंपनी को 10,000 करोड़ चाहिए या ओवरऑल 10,000 करोड़ के बॉन्ड खरीदने हैं, लेकिन जो लोगों की एप्लीकेशन आई वो 10,000 करोड़ से ज्यादा आई, तो वो उसको एब्जॉर्ब करके एडिशनल बॉन्ड्स ले लिए जाएंगे। और उम्मीद की जा रही है कि जो इसकी मेच्योरिटी होगी वो अप्रैल 2032 होगी। और इससे पहले जैसे मैंने बोला कि दो ट्रांचेस आ चुकी हैं, पहली दिसंबर 2019 में आई थी, उसकी मेच्योरिटी वो एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए उसमें बॉन्ड्स लॉन्च किए गए थे, जिनका की मेच्योरिटी पीरियड अप्रैल 2023 और अप्रैल 2030 था। इसके बाद जो सेकंड ट्रांच आई थी वो जुलाई 2020 में आई थी, और उसकी जो मेच्योरिटी पीरियड थी, उसका जो शॉर्ट टर्म वाला बॉन्ड था वो अप्रैल 2025 की मेच्योरिटी के साथ आया था, और जो लॉन्ग टर्म था वो अप्रैल 2031 की मेच्योरिटी के साथ आया था। और इन दोनों से पहली ट्रांच से 12,400 करोड़ और दूसरी ट्रांच से 15,000 करोड़ रेस किए गए थे। अब अगर हम कुछ बेनिफिट्स और रिस्क की बात करें भारत बॉन्ड की, तो सबसे पहले अगर बेनिफिट्स को देखें तो ये हाई सेफ्टी है, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो एक तो पब्लिक सेक्टर हो गई, मतलब कि गवर्नमेंट बैकिंग है, दूसरा उनके भी ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स में, तो काफी ज्यादा सेफ होते हैं। उसके अलावा स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी होती है, क्योंकि इसमें जिस भी बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जाता है उसका उसकी जो मेच्योरिटी होती है वो इन लाइन होती है आपकी जो भारत बॉन्ड की मेच्योरिटी के साथ या उससे कम होती है, ताकि इसमें कोई सरप्राइज ना आए। तो इसमें जो आपकी रिटर्न है वो स्टेबल और प्रेडिक्टेबल प्रेडिक्टेबल होती है। इसके अलावा जो इसकी मैनेजमेंट कॉस्ट है, लोएस्ट कॉस्ट है इसकी, 0.0005% इसमें मैनेजमेंट फी चार्ज की जाती है। ये शायद वर्ल्ड का सबसे सस्ता डेट फंड है। और इसके अलावा लोअर टैक्स है, अगर आप इसको 3 साल या 3 साल से ज्यादा होल्ड करते हैं तो जो आपके ऊपर टैक्स पड़ता है वो 20% पड़ता है, और उसमें भी इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं तो नॉर्मली आपको 30% प्लस सरचार्ज और सेस देना पड़ता है, लेकिन इस केस में आपको 20%, वो भी इंडेक्सेशन के बेनिफिट के बाद, तो यानी कि वो आपको 20% से कम पड़ेगा, प्लस सेस एंड सरचार्ज देना पड़ेगा। और नो लॉक इन है, तो मतलब जैसे नॉर्मली अगर आप किसी और बॉन्ड में इन्वेस्ट करें तो आपको मेच्योरिटी तक वेट करना पड़ता है, बट यहाँ पे आप मेच्योरिटी तक वेट करेंगे तो आपको पूरा पैसा इंटरेस्ट के साथ मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको बेचना है तो भी आप इसको स्टॉक मार्केट में यानी कि सेकेंडरी मार्केट में एक शेयर की तरह बेच और खरीद सकते हैं। उसके अलावा रिस्क डाइवर्सिफिकेशन है इसमें, कि अगर आप किसी इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो अगर ये आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकता है, एक डेट इंस्ट्रूमेंट ला सकता है। उसके अलावा ये मल्टीपल जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसमें इन्वेस्ट करता है। मान लो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या दो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग डिफॉल्ट भी कर गई, तो ये इतनी सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में इन्वेस्ट करता है, तो आपके पैसे को रिस्क बहुत ही ज्यादा मिनिमल हो जाता है। और अगर हम कुछ रिस्क की अगर बात करें तो इसमें एक प्राइस रिस्क होता है, यानी कि जैसे आप इसको अगर मेच्योरिटी से पहले बेचना चाहते हैं तो उस टाइम हो सकता है कि लिक्विडिटी कम हो, या उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट बड़े हों जिसकी वजह से कि बॉन्ड प्राइस कम आया हुआ हो, तो वो आपको थोड़ा सा रिस्क रहेगा अगर आप प्री मेच्योर इसको बेचना चाहते हैं। इसके अलावा जो भी जैसे जिन बॉन्ड्स में ये कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं, वो जब पैसा इंटरेस्ट के रूप में आता है तो जब उसको री इन्वेस्ट किया जाता है उस टाइम पे हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट बॉन्ड का बदल जाए। तो ये सब थोड़े से प्राइस रिस्क रहते हैं। इसके अलावा अगर क्रेडिट रिस्क की बात की जाए
तो इसमें कोई गारंटी नहीं होती। जैसे बैंक का एफडी के केस में आपको 5 लाख तक की गारंटी मिलती है कि ओवरऑल डिपॉजिट जो 5 लाख तक के होते हैं आपके किसी बैंक में, वो इंश्योर्ड होते हैं, लेकिन इस केस में कोई भी गारंटी नहीं होती। हालांकि डिफॉल्ट होने के चांसेस काफी कम होते हैं क्योंकि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज हैं, गवर्नमेंट के द्वारा बैक्ड हैं, लेकिन अगर पेपर पे देखा जाए तो कोई आपकी गारंटी नहीं होती है। तो अब अगर हम इनके प्रीवियस ट्रांचेस की परफॉर्मेंस देखें तो सबसे पहली ट्रांच इनकी आई थी दिसंबर 2019 में। तब इन्होंने एक शॉर्ट टर्म यानी कि अप्रैल 2023 की मैच्योरिटी के साथ और एक लॉन्ग टर्म यानी कि अप्रैल 2030 की मैच्योरिटी के साथ दो टाइप के बॉन्ड इश्यूज किए थे। और इसमें आप देखेंगे कि शॉर्ट टर्म की जो सिंस इंसेप्शन यानी कि शुरू से जो अभी तक की रिटर्न रही है वो एब्सोल्यूट रिटर्न 15.23% रही है, और एनुअलाइज्ड अगर हम करें तो 7.82% आती है। वहीं अगर लॉन्ग टर्म की देखेंगे तो एब्सोल्यूट रिटर्न 18.51% है और एनुअलाइज्ड रिटर्न 9.44% आती है। जो इसकी इंडिकेटिव रिटर्न बताई गई थी वो 6 to 7% के बीच में बताई गई थी, लेकिन आप देखेंगे कि रिटर्न ज्यादा है। उसका रीजन ये है कि जब दिसंबर 2019 यानी कि प्री कोविड टाइम पे इनको लॉन्च किया गया था, तब इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा थे। उसके बाद इंटरेस्ट रेट कम हो गए, और आप जानते होंगे कि इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड्स के जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन होता है, यानी कि इंटरेस्ट रेट अगर कम होते हैं तो बॉन्ड की वैल्यू बढ़ जाती है। उसका रीजन ये होता है कि इंटरेस्ट रेट कम हो गए तो नए इंस्ट्रूमेंट पे आपको कम इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप चाहेंगे कि कोई पुराना इंस्ट्रूमेंट सेकेंडरी मार्केट से खरीद लें जिसपे कि ज्यादा इंटरेस्ट हो। तो उसकी अगर डिमांड बढ़ेगी तो उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो आप ये देखेंगे कि 6 to 7% की जहां इंडिकेटिव रिटर्न की उम्मीद थी, वहां पे ये 8 से 9% से भी ज्यादा रिटर्न दे चुके हैं। लेकिन अगर हम सेम टाइम पे सेकेंड ट्रांच की बात करें, जो कि अप्रैल 2025 की शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी और अप्रैल 2031 की लॉन्ग टर्म मेच्योरिटी के साथ इशू किए गए थे, तो उन्होंने सिंस इंसेप्शन यानी कि जुलाई 2020 से जो एनुअल रिटर्न देखें, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न 5.11% है शॉर्ट टर्म की, और लॉन्ग टर्म की 4.73%। और उसका रीजन ये है कि जब इनको इशू किया गया था, जब जुलाई 2020 में कोविड पीक पे था, इंटरेस्ट रेट काफी गिरे हुए थे, और उसके बाद लगातार इंटरेस्ट रेट वहीं पे स्टेबल है, तो लोगों में इसकी डिमांड ज्यादा नहीं है। इस वजह से इन्होंने जो इसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न थी उससे भी अभी कम दी है। हालांकि कोई भी इसको अगर मेच्योरिटी तक होल्ड करेगा तो वो जो भी इंडिकेटिव रिटर्न शुरू में बताई गई थी उसके आसपास उसको रिटर्न मिल जाएगी। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या हमें अगर थर्ड ट्रांच लॉन्च होती है तो उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम प्रोज की बात करें, तो अगर आप सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो ये एक आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकता है, यानी कि आप इक्विटी के अलावा डेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। उसके अलावा अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो एफडी में अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में यानी कि 30% टैक्स पे करते हैं तो ये एक बेटर ऑप्शन हो सकता है टैक्सेशन वाइज, क्योंकि इसमें अगर आप 3 साल या उससे ज्यादा तक होल्ड करते हैं तो आपको 20% वो भी इंडेक्सेशन बेनिफिट के बाद देना पड़ेगा, जो कि हो सकता है कि 15-16% पड़े। तो टैक्स वाइज ये काफी बेटर है। और इसके अलावा अगर जैसे आप मार्जिन मनी के लिए अगर आप एफएनओ वगैरह में ट्रेड करते हैं, इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, तो आपके कई ब्रोकरेज ऐसी फर्म होती हैं जो कि इसके ऊपर मार्जिन मनी भी देती हैं इसको प्लेज करके। बट वो एक एडिशनल बेनिफिट है, वो आप अपने ब्रोकरेज से चेक कर सकते हैं अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो। और अब अगर बात की जाए कि इसमें रिस्क क्या है, तो रिस्क ये है कि अभी इंटरेस्ट रेट ऑल टाइम लो पे हैं। अगर आपको ये उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट और कम हो सकते हैं या इतने ही रहेंगे, तब तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप जो भी इंडिकेटिव रिटर्न दिसंबर 3 को ये लॉन्च होता है तब वो बताए जाएंगे कि ये 5 to 6% देगा या 6 to 7% देगा। आप उसके बेसिस पे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि लंबे टाइम तक आप उस रिटर्न को की गारंटी आपको मिल सकती है। उसके अलावा टैक्स बेनिफिट है, और आपको जैसे कि उम्मीद है कि आगे या तो रिटर्न्स और आई मीन इंटरेस्ट रेट और कम होंगे या वो उतने ही रहेंगे, तो उस केस में तो ये बेटर प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आपको ये उम्मीद है कि इंटरेस्ट रेट कल को बढ़ जाएंगे, तब आप इसमें फंस सकते हैं, क्योंकि अगर कल को इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो अगर आप इसको बीच में सेकेंडरी मार्केट में बेचना चाहते हैं तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से इनके बॉन्ड प्राइस कम हो जाएंगे, तो आपको इसका अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा। और अगर आप नहीं बेचते हैं तो आपको यहाँ पे कम इंटरेस्ट मिलता रहेगा, जबकि मार्केट में दूसरे इंस्ट्रूमेंट में ज्यादा इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो अगर मेरी ओपिनियन पूछी जाए, मुझे लगता है कि अभी इंटरेस्ट रेट, हालांकि उम्मीद बताई जा रही है कि अभी बहुत टाइम तक नीचे ही रहने वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि काफी लो हैं, इससे नीचे जाने के चांसेस कम है।
तो मैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से अवॉइड करूंगा। अगर ये शॉर्ट टर्म कुछ लेके आते हैं तो मैं कुछ पैसा उसमें इन्वेस्ट करना चाहूंगा, ताकि मेरे को थोड़ी सी स्टेबिलिटी और गारंटी मिले, टैक्स बेनिफिट मिले। लेकिन मैं 2032 का ही सिर्फ अगर ये ऑप्शन देते हैं और इंडिकेटिव रिटर्न्स अच्छे नहीं है ज्यादा, तो मैं शायद इसको अवॉइड करूं, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो उस टाइम में इसमें इन्वेस्ट करने का नुकसान हो सकता है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।